Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started a new series of class 12 Macroeconomics. और इस सीरीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हुए थे। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और इसे कैलकुलेट करने की हमारे पास तीन मेथड्स होती हैं। पहला प्रोडक्शन, दूसरा इनकम, और ये तीसरा एक्सपेंडिचर। और ये तीनों नाम आपने सुने थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, जहां हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वहां हमने देखा था कि पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, फिर जितने का प्रोडक्शन हुआ है उसे बेचकर हम इनकम जनरेट करते हैं, और फिर जितना पैसा हमने कमाया है उसे फिर खर्च करते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसको हम कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी, क्योंकि जितने का प्रोडक्शन हुआ है उतना ही इनकम आएगा, जितने की इनकम आई है उतना ही खर्चा होगा। तो तीनों का जो अमाउंट होता था वो सेम होता था, और वहीं से हमारा इस नेशनल इनकम की तीन मेथड्स जनरेट हुई है। ओके, नाउ प्रोडक्शन मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। और ये दोनों नाम ही काफी ज्यादा यूज होते हैं। कई बार आपसे डायरेक्टली प्रोडक्शन मेथड बोलता है और कई बार वैल्यू एडिशन। इसके दो नाम और भी हैं, लेकिन इसे यूज बहुत कम किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है। प्रोडक्शन मेथड को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, बट ज्यादा ये यूज नहीं किया जाता। अगेन इनकम को डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं, बट ये दोनों ही नाम ज्यादा यूज नहीं किए जाते। देन एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजल, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं, बट अगेन ये नाम ज्यादा यूज नहीं होते हैं। तो आपको सिर्फ तीन नाम याद रखने हैं, प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडिशन, इनकम और एक्सपेंडिचर। नाउ प्रोडक्शन मेथड का मतलब होता है कि अगर आप अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब किसी भी चीज में मैंने कितनी वैल्यू ऐड की है उसके हिसाब से आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, तो दैट मेथड विल बी नोन एज प्रोडक्शन मेथड। जबकि अगर सारे लोग जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब मैंने जो सैलरी अर्न की, इंटरेस्ट अर्न किया, रेंट कमाया, या फिर मैंने जो प्रॉफिट किया अर्न किया, इन सारी चीजों को ऐड करके अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, तो दैट मेथड विल बी नोन एज इनकम मेथड। तीसरा तरीका है कि सबके खर्चों को आप ऐड कर दो। तो जो सारे फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उसको ऐड करके आप नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, तो दैट मेथड विल बी नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ अगर आप प्रोडक्शन मेथड्स को यूज कर रहे हैं या फिर एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर रहे हैं, एट द एंड यू विल गेट जीडीपी एट एमपी। दोनों के फॉर्मूले होते क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, पर अगर आप दोनों के फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा जीडीपी एट एमपी। नाउ अब आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन ने क्या निकालने के लिए बोला है। जैसे अगर क्वेश्चन ने बोला है एनएनपी एट एफसी निकालो, तो नाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट जीडीपी इनटू एनएनपी। और ये कन्वर्जन भी हमने थर्ड चैप्टर में देखा था। अगेन हम इस चैप्टर में दोबारा डिस्कस कर लेंगे एंड में, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमें लास्ट में मिलता क्या है, जीडीपी एट एमपी, जिसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू दैट एग्रीगेट जो कि क्वेश्चन ने निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर अगर आप इनकम मेथड यूज कर रहे हो तो यू विल गेट एनडीपी एट एफसी। सिर्फ यही थोड़ा सा अलग है, बाकी एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन दोनों सेम है। एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन से निकलता है जीडीपी एट एमपी, जबकि आपकी इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एट एफसी। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट मेथड, दैट इज प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडिशन मेथड। नाउ वैल्यू एडिशन निकलता कैसे है, जब आपके पास अगर आउटपुट की वैल्यू गिवन हो, उसमें से आप माइनस कर दो इंटरमीडिएट, तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगा वैल्यू एडिशन। नाउ अगर आउटपुट आपके पास गिवन नहीं हो, अगर आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो आउटपुट से इंटरमीडिएट हटाएंगे, लेकिन अगर आउटपुट ही गिवन नहीं है तो आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा बाय सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप एक एक करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक तो आउटपुट की जगह हमने सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्यों लिखा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज मैंने कुल मिला के 6 केक बेच दिए हैं और अभी भी मेरे घर में 2 केक रखे हुए हैं, 6 मैंने बेच दिए, 2 अभी भी रखे हुए हैं, तो मैंने बनाए कितने रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 बेचे हैं, 2 मेरे घर में रखे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन 8 केक का हुआ होगा।
तो अगर आउटपुट नहीं गिवन है तो हम ये देखते हैं कि हमने सेल कितना किया और हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक कितना बचा, उसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। अब इस सेल्स में हमारा टोटल आउटपुट आता है। टोटल का मतलब है, सॉरी, सेल्स में टोटल सेल्स आती है। टोटल सेल्स का मतलब है कि अगर मैंने कुछ सामान अपनी कंट्री में बेचा है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है, किसी और कंट्री को बेचा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो सेल्स मतलब टोटल सेल्स, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, सारी सेल्स इसमें आएंगी। जबकि चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो साल की शुरुआत में अगर 20,000 का स्टॉक था, साल के एंड में अगर 30,000 का स्टॉक है, तो क्लोजिंग 30 माइनस ओपनिंग 20, तो आपका जो चेंज इन स्टॉक है वो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। ओके। अब कई बार चेंज इन स्टॉक की जगह आपके क्वेश्चन में गिवन होगा डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज मतलब कम हुआ है तो ऑब्वियसली बात है आप माइनस करेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक मतलब बढ़ा है तो आप प्लस करेंगे। तो या तो वो चेंज इन स्टॉक देगा तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, क्लोजिंग और ओपनिंग दी है तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को हटाएंगे, और अगर उसने बोला है कि डिक्रीज इन स्टॉक तो माइनस, इंक्रीज इन स्टॉक तो प्लस। तीसरा जो इसमें वर्ड है वो है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट को हम नॉर्मली रॉ मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो रॉ मटेरियल्स वगैरह अगर आपने इसमें जो भी यूज किए थे तो आप उसे हटा देंगे। तो अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने 1,000 रुपए का एक केक बनाया है और इसमें मैंने 400 रुपए के कुछ रॉ मटेरियल्स यूज किया था, जैसे कि ब्रेड हो सकता है, उसमें आइसिंग के लिए शुगर कोटेड, ये सारा कुछ भी हो सकता है, ये सारा अगर मैंने माइनस किया तो ये कितना मैंने वैल्यू एड की इसमें, 600 रुपए। तो 1,000 रुपए की केक तो बनाया लेकिन 400 का तो माल लग गया था उसमें, तो मैंने वैल्यू एड कितनी की है, सिर्फ 600 रुपए। तो ये इंटरमीडिएट कितना हो जाएगा, 400, जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया था। ओके, तो वैल्यू एडिशन निकलता है आउटपुट में से इंटरमीडिएट को हटाकर। तो आउटपुट अगर गिवन है तो ठीक है, आउटपुट अगर गिवन नहीं है तो उसके जगह हम करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स मतलब टोटल सेल्स, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एक यहाँ पे इंटरमीडिएट में अगर आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट वर्ड यूज किया है तो भी ठीक है, पर कई बार वो इंटरमीडिएट वर्ड यूज ना करके वो परचेज वर्ड यूज करता है। तो अगर प्रोड्यूसर ने कुछ परचेज किया है तो सीधी सी बात है वो उसका क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो प्रोड्यूसर सामान बेचता है तो वो सेल्स होती है, और अगर उसने माल खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका क्या होगा, कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा। तो कई बार वो परचेज बोलता है, वो भी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। इसके अलावा सामान को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस वगैरह लगते हैं, ये भी आपका इंटरमीडिएट में ही आता है। तो सामान बनाने में ये भी आपका खर्चा लगा था, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने अभी देखा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। अब इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मर था, उसने क्या प्रोड्यूस किया, वीट। और वीट उसने प्रोड्यूस किया 600 रुपए का, लेकिन इस वीट को बनाने के लिए 200 रुपए के सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड वगैरह ऐसे कुछ रॉ मटेरियल यूज किए गए थे। तो 200 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करके उसने 600 का प्रोडक्शन किया, तो वैल्यू एड कितना हुआ, 400 रुपए। अब जो ये 600 रुपए की वीट बनी थी, ये इसने अपने पास नहीं रखा, इसे बेचा। किसे बेचा, बेचा फ्लोर मिल वाले को, जो उसका आटा बनाएगा। तो फिर उसने क्या किया, इस 600 रुपए की वीट का यूज किया और उसके बाद उसने 800 रुपए का आटा बनाया। तो 600 रुपए उसके लिए अब क्या हो गए, फ्लोर मिल वाले के लिए इंटरमीडिएट हो गए, क्योंकि उसने परचेज किया। अब ये 600 रुपए का सामान उसके लिए इंटरमीडिएट है, और 800 रुपए का सामान जो उसने आटा बना के बेचा, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो 800 रुपए क्या हो जाएगा उसका लिए आउटपुट, 600 रुपए उसका इंटरमीडिएट। अब 600 का सामान यूज करके 800 का सामान बनाया है, तो वैल्यू एड कितना हो जाएगा, 200 रुपए। अब ये 800 का आटा उसने अगेन बेचा किसके लिए, और किसको बेचा, बेकर को। तो बेकर ने क्या किया, इसका ब्रेड बनाया। तो अब उसने 800 का आटा यूज करके 1,000 रुपए की ब्रेड बनाई। अगेन उसने कितना वैल्यू एड किया, 200 रुपए। 1,000 रुपए की जो ब्रेड बनाई फिर उसने बेच दी उसको शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर ने उस 1,000 रुपए की ब्रेड से केक बना दिया, और केक उसने कितने बेचा, 1200 में। तो अगेन उसने वैल्यू एड कितना किया, 200 रुपए। तो अब यहाँ पे नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, इन सारी वैल्यू एडिशन को ऐड करोगे तो आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो 400, 6, 7, 8 और 9, 10, मतलब ये 1000 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ। तो ये हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी। नाउ जीडीपी एट एमपी को जीवीए एट जीवीए एट एमबी भी बोलते हैं, ये दोनों सेम ही है। तो जीडीपी बोला जाए या जीवीए, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन, दोनों सेम है। ओके, तो वीट से आटा बना, आटे से फिर ब्रेड, ब्रेड से फिर केक, और हर एक प्रोसेस में क्या हो रहा था, हर एक स्टेप में क्या हो रहा था, वैल्यू एडिशन।
देन हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान में रखना है इस मेथड को सॉल्व करते वक्त। यहाँ पर सारी सेल्स आती है बट सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आती है। तो मैंने अगर पिछले साल अपनी कोई भी फोन खरीदी थी, तो पिछले साल वो फोन मैंने खरीदी थी फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए की, तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू जो थी वो पिछले साल जीडीपी में इंक्लूड हो चुकी होगी। अब अगर मैं इस साल सोच रही हूँ कि फोन अच्छी नहीं लग रही है और इसे मैं बेच रही हूँ 5,000 रुपए में, तो अब ये जो 5,000 रुपए है ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, बिकॉज कोई नया प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। ये प्रोडक्शन कब का है? पिछले साल का, और जब वो बिका था तो ऑलरेडी ये जीडीपी में इंक्लूड हो चुका था। तो इस बार अगेन मैं उसको रीसेल करूंगी, सेकेंड हैंड आइटम को बेचूंगी, तो इसका अमाउंट जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, तो नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन इस सामान को बिकवाने के लिए अगर मैंने कोई कमीशन दी है तो वो कमीशन की वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। तो अगेन 200 का फोन था मेरा, जिसे मैंने अगेन सेकेंड हैंड आइटम में बेचा 5,000 में, और ये क्योंकि फोन नहीं बिक रहा था तो मैंने एक ब्रोकर हायर किया था और मैंने उससे कहा था कि मैं आपको इस पे 10% का इंटरेस्ट दूंगी, 10% की कमीशन दूंगी। तो 5,000 का सामान था या 5,000 का फोन था, तो 500 रुपए मैंने उसे क्या दिया? कमीशन दिया। तो ये 500 रुपए इसमें ऐड होगा। 5,000 का फोन जो बिक रहा है वो तो ऐड नहीं होगा, लेकिन 500 रुपए की कमीशन ऐड होगी। वाई? क्योंकि ब्रोकर की सर्विस इसी साल जनरेट हो रही है, ये पहले जनरेट नहीं हुई थी। अगर मैंने किसी ब्रोकर की हेल्प से अपनी फोन बिकवाई है तो ब्रोकर जो सर्विस दे रहा है वो इसी साल दे रहा है, तो उसकी वैल्यू इसी साल की जीडीपी में इंक्लूड होगी। देन अगर आपने कोई सामान बनाते हो और उस सामान को बेचने की जगह आपने खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो भी उसकी वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड होती है। तो अगर मैं केक बना के बेचती हूँ और मैंने केक बनाया 500 रुपए का, और ये केक मैंने बेचा नहीं, क्या किया मैंने इसे घर पे ही कंज्यूम कर लिया, तो प्रोड्यूस तो हुआ था ना, प्रोडक्शन तो हुआ। अब भले वो मैंने नहीं बेचकर अपने आप ही उसे यूज कर लिया, देन टू इसकी जो वैल्यू है वो मेरी जीडीपी में इंक्लूड होगी। पर ध्यान रहे गुड्स है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी, लेकिन अगर अपने आप को कोई सर्विस दी है मैंने तो वो इंक्लूड नहीं होगी। रीजन? अगर मान लो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 1 घंटे का मतलब जो भी, अगर एक बार का मेकअप करने का मैं चार्ज करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 5,000 ज्यादा हो जाएगा, चलो मान लीजिए 5,000, तो एक बार का मैं चार्ज कर रही हूँ 5,000 रुपए। लेकिन अगर मैंने ये किसी और क्लाइंट का मेकअप नहीं किया है, खुद का ही मेकअप किया है, तो अब इसकी जो वैल्यू है 5,000 रुपए वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। तो अगर आपने खुद का प्रोडक्ट यूज किया है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होती है, पर खुद की सर्विस यूज की है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। रीजन? बिकॉज खुद के लिए हम आए दिन कई सारी सर्विसेज देते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना काफी टफ हो जाता है, इसीलिए हम अपने आप को दी हुई सर्विस इंक्लूड नहीं करते। जैसे अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं खुद को पर्सनल केयर भी दूंगी, अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ तो खुद का मेकअप भी करूंगी, खुद की हेयर स्टाइल बनाऊंगी, खुद को खुश रखने के लिए मूवी लेकर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सर्विसेज है जो हम खुद को देते हैं। अब उसकी हर एक चीज की मॉनेटरी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती है। देन इम्प्यूटेड रेंट की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो मान लो प्रोडक्शन के लिए मुझे एक जमीन चाहिए थी और वो जमीन मैंने किसी और से रेंट पे ना लेकर अपनी खुद की जमीन यूज की है, तो भले ही मैं उसका रेंट पे नहीं कर रही हूँ लेकिन उसकी रेंटल वैल्यू तो है, तो वो चीज मेरे नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो अगर मैंने अपनी जमीन है मेरी, अगर मैंने उस पर प्रोडक्शन नहीं किया होता, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जमीन को किराए पे दे देती और मुझे महीने का इसमें से 10,000 रुपए मिल रहा होता, तो अब ये 10,000 रुपए भले मैं इसको खुद यूज कर रही हूँ तो भी इसे नेशनल इनकम में मैं इंक्लूड करूंगी। तो अपनी जमीन का जो रेंट होता है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। देन इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं होता है, तो बिकॉज फाइनल गुड की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में वीट, देन फ्लोर, देन उसका फिर ब्रेड बना, देन उसका केक बना, और मान लो वो केक था 1,200 रुपए का, तो इस 1,200 में ऑलरेडी वीट का 600 रुपए, ब्रेड का जो 1,000 रुपए और आटे का 800 रुपए ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम अगर सिर्फ केक की वैल्यू लेते हैं तो हमें किसी और चीज की वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केक में ऑलरेडी वो सारे रॉ मटेरियल्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। तो अलग से कोई भी इंटरमीडिएट गुड इसमें ऐड नहीं होगा, मतलब अलग से ना तो वीट, ना फ्लोर, ना ब्रेड, किसी की वैल्यू अलग से ऐड नहीं होगी। तो 6 हमारे प्रिकॉशन थे। पहला, सेकेंड हैंड आइटम्स की सेल की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, पर उस पर अगर आपने कोई कमीशन दी है तो वो वैल्यू इंक्लूड होगी। देन अपने लिए अगर कोई प्रोडक्ट, अपना कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होती है, पर अपने आप को दी गई सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। अपनी जमीन की जो रेंटल वैल्यू होती है वो इंक्लूड होती है,
और इंटरमीडिएट वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती है। नाउ यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की फाइनल गुड और मतलब आपने किसी भी प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं किया है अमंग द प्राइवेट फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, तो आप एक प्रॉब्लम में फंसेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? डबल काउंटिंग। तो जब एक इकोनॉमिस्ट या जब एक कंज्यूमर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता अमंग द फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, तो वो क्या करेगा? दोनों की वैल्यू इंक्लूड कर देगा। तो मान लो अगर मेरे पास एक, अगर दोबारा एक एग्जांपल ले लें, तो वही फार्मर ने मान लो 600 रुपए का वीट बेचा फ्लोर मिल वाले को। उस फ्लोर मिल वाले ने क्या किया? उस 600 रुपए का वीट यूज करके इसको आटे में कन्वर्ट किया और फिर इसको 800 रुपए में बेचा। किसे बेचा? बेकर को। बेकर ने क्या किया? इसकी ब्रेड बनाई और फिर इसे 1000 में बेचा, और फिर इस 1000 रुपए की ब्रेड को शॉपकीपर ने 1200 रुपए के केक में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो हर एक स्टेप पे क्या हो रहा था? वैल्यू एडिशन। अब इस केस में हमारा फाइनल गुड क्या हो जाएगा? ये केक, बिकॉज जो केक है वो अब पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर आ चुका है, इसमें फर्दर और कोई भी वैल्यू एड होना बाकी नहीं है, ये रेडी टू यूज है। तो ये क्या है? फाइनल गुड है। अब जो ये हमारा केक है 1200 रुपए का, इसमें ऑलरेडी सारे इंटरमीडिएट वैल्यूज इंक्लूडेड थी, तो हमें अलग से कोई भी इंटरमीडिएट, ना तो वीट, ना तो आटा, और ना ही हमारा ब्रेड का 1000 रुपए इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मुझे ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, मैं फाइनल गुड को भी इंक्लूड कर रही हूँ और इंटरमीडिएट को भी कर रही हूँ, तो मैं किसमें फंसूंगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो अगर मैंने क्या किया? नेशनल इनकम को निकालने के लिए 1200 रुपए की केक, देन 1000 रुपए की ब्रेड, देन फिर 800 रुपए का आटा और 600 रुपए का वीट, ऐसे करके मैंने नेशनल इनकम निकाली 1000 और 1000 2200, और ये 3600 रुपए। तो ये जो 3600 है ये गलत आंसर तो है ही है, लेकिन गलत आंसर का रीजन क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो मैंने वीट की, फ्लोर की और ब्रेड की वैल्यू को डबल बार काउंट कर लिया है, बिकॉज एक बार तो ऑलरेडी वो केक की वैल्यू में इंक्लूडेड था ही, ऊपर से मैंने इसे सेपरेटली भी ऐड कर दिया है। तो दैट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो यहाँ पर अगर इसे रीड करें तो ये क्या है? इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स दैट इज काउंटेड ट्वाइस। और ये दो बार काउंट क्यों होता है? बिकॉज वी फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। तो अगर मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसको दो बार काउंट कर लूंगी, तो दैट प्रॉब्लम विल बी नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आप इसे अवॉइड कैसे करें? तो पहला तरीका है फाइनल आउटपुट मेथड। तो अगर इस एग्जाम्पल में आप सिर्फ 1200 रुपए का केक ऐड करें तो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप क्या करो? इंटरमीडिएट लो ही मत, सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू को आप ले लो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज द फाइनल आउटपुट मेथड। तो नेशनल इनकम में सिर्फ वही वैल्यू ऐड होगी जो कि फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहा है। तो फाइनल कंज्यूमर ने ना ही वीट डायरेक्टली परचेज किया था, ना ही उसके आटा किया था, ना ही ब्रेड की थी, उसका क्या बना था? केक। और अब केक कंज्यूमर अपने घर लेके जा रहा है, तो वो अमाउंट जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली पे कर रहा है, अगर आपने सिर्फ उसे ऐड किया है तो वो हो जाएगा फाइनल आउटपुट मेथड। तो इस एग्जांपल में आपको सिर्फ 1200 रुपए की ब्रेड ही लेनी थी, इसके 1200 रुपए का केक की वैल्यू ही इंक्लूड करनी थी, उसमें सब आ जाता। एक सेकेंड आपके पास मेथड है इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, एंड दैट इज वैल्यू एडिट मेथड। और वैल्यू एडिट मेथड का मतलब होता है कि आप क्या करो? देखो आपके पास क्या था कि स्टार्टिंग में 600 रुपए का वीट था, फिर 800 रुपए का उसने आटा बेचा, और फिर 1000 रुपए की उसने ब्रेड बेची, और 1200 रुपए का केक था। तो आप क्या करो? हर एक स्टेप में देखो कितना वैल्यू ऐड हुआ है और उसे ऐड करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। जैसे स्टार्टिंग में क्या था? 600 रुपए का वीट 600, फिर 600 के वीट को यूज करके 800 का आटा बनाया गया, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ? 200 रुपए। 800 रुपए के आटे को यूज करके 1000 रुपए की ब्रेड बनाई गई, अगेन कितना वैल्यू ऐड हुआ? 200 रुपए। फिर 1000 रुपए की ब्रेड को यूज करके 1200 रुपए का केक बनाया गया, अगेन कितना वैल्यू ऐड हुआ? 200 रुपए। अब आप इसे ऐड करोगे तो 600, 8000 और 1200, अभी भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा, एंड दैट मेथड इज नोन एज वैल्यू एडिशन मेथड। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ एंड वाले प्रोडक्ट का अमाउंट ले लो 1200 रुपए, या फिर आप हर एक स्टेज की सिर्फ वैल्यू एडिशन लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो पहली मेथड थी दैट इज प्रोडक्शन मेथड वो खत्म हो चुकी है। अब हमारी दूसरी मेथड का नाम है इनकम मेथड।
और इनकम मेथड से एक तो हमारे पास एंड में मिलता क्या है, एनडीपी एट एफसी। तो इनकम मेथड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में व्हाट विल यू गेट, एनडीपी एट एफसी। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनकम मेथड का हमारा फॉर्मूला हो जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, दैट्स इट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में अगर आप ऐड कर दो ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें ऐड कर दो मिक्स्ड इनकम, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। और ये कौन सा एग्रीगेट निकलेगा उससे, एनडीपी एट एफसी। नाउ जो ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज होता है, ये अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली इसे ले लेंगे, उसमें ऑपरेटिंग और मिक्स्ड इनकम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालते हैं, पहले तो कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को आप कितना पैसा पे कर रहे हो, और आप चार तरह से उन्हें पैसा पे करते हो। एक तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, तो आप जो हर महीने उनसे काम करवा के सैलरी देते हो पैसों में, कैश में, वो भी क्या होता है, कंपनसेशन। दूसरा सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड्स, अगर आपने उनको पैसा में पेमेंट नहीं की है, अगर आपने कुछ चीजें उनको दी हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस उठाए हैं आपने उनके, या फिर आप उनको कुछ रेंटल, जहाँ पे वो रह रहे हैं घर का रेंट आप भर रहे हो, या फिर आप उनको साल में एक बार कोई ट्रिप पर भेज रहे हो, टूर पर भेज रहे हो, तो ये सारे भी क्या होते हैं, पेमेंट्स इन काइंड्स। तो पैसा नहीं पे किया लेकिन उनका खर्चा आपने उठाया थ्रू ऑफरिंग सम थिंग्स, तो ये है पेमेंट इन काइंड्स। तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हमें पता है कि हमारा ये जो प्रोविडेंट फंड बनते हैं या ईपीएफ बनता है, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं अगर किसी भी, मान लो किसी भी जगह पे काम कर रही हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी सैलरी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल होनी चाहिए 30,000 रुपए, तो इसमें से कुछ अमाउंट 12% डिडक्ट किया जाएगा मेरी सैलरी से, और मुझे 12% हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा सिर्फ वही दिया जाएगा। तो 12% के हिसाब से 30,000 का कितना हो जाएगा, 3600। तो मुझे सिर्फ 3600 रुपीज इसमें काटे जाएंगे, और सेम अमाउंट एम्प्लॉयर का भी कटेगा, मतलब एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से ऐड करेगा और ये डाल देगा मेरे ईपीएफ पे, और फिर रिटायरमेंट के बाद ये सारा अमाउंट मुझे दे दिया जाता है। तो हर महीने मेरी जितनी भी सैलरी होनी चाहिए उसमें से 12% मेरी सैलरी से कटेगा, और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी इसमें ऐड होता है। और चौथा होता है रिटायरमेंट पेंशन। जब उनकी कंपनी से मैं रिटायर हो जाऊंगी तो उसके बाद हर महीने मुझे कुछ ना कुछ पेंशन मिलती रहेगी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो एम्प्लॉयज को अगर आप जो भी दे रहे हो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड्स, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, या फिर रिटायरमेंट ऑन पेंशन। ये चारों चीजें क्या होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऐड हो जाएंगी। मतलब ये सारी ऐड करके हम क्या निकालेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है तीन चीजें इसमें आती हैं, एक तो रेंट और रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट, एंड तीसरा प्रॉफिट। अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो कि हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं सेल के नाम से, CELL। सी से होता है कैपिटल, ई से होता है एंटरप्रेन्योर, एल से होता है लैंड, और अगेन एक एल से होता है लेबर। तो कैपिटल जिसने दिया है, जिसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, उसको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट इन रिटर्न। जिसने एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग लगाया है उसे हम देते हैं प्रॉफिट। जिसने अपनी जमीन दी है काम करने के लिए उसे हम देंगे बदले में रेंट। और जो यहाँ पे आके मेहनत कर रहा है, लेबर दे रहा है, उसे हम देंगे वेजेस या फिर सैलरीज। तो ये जो वेजेस और सैलरीज थी ये ऑलरेडी कंपनसेशन में इंक्लूड हो चुका है। बाकी जो तीन चीजें बची, दैट इज इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, ये तीनों मिलाकर क्या बनाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, ये तीनों चीजें क्या होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो कंपनसेशन और मिक्स्ड इनकम में ये ऐड कर देंगे, आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके ये निकाला जाता है। अब अगेन प्रॉफिट भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला उसका पार्ट होता है डिविडेंड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड मतलब, अब देखो जो भी मेरा प्रॉफिट मैंने कमाया है, मेरी कंपनी ने कमाया है, सबसे पहले उसमें से देना होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो मेरी जो भी इनकम है उसमें से जितना टैक्स बनता है उतना मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। अब जो अमाउंट बचेगा उसमें से मैं डिविडेंड दे दूंगी शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स जो मेरी कंपनी के ओनर्स हैं, उन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, अब मैं उन्हें क्या दूंगी, उसके बदले डिविडेंड दूंगी।
अब जो ये पैसा बचेगा ये मैं अपनी कंपनी में ही रख दूंगी ताकि कल को जब भी जरूरत पड़े तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकूं। तो पहला हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसे आप कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद जो बचा उसको हम बांट देंगे अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो उन्होंने हमारे कंपनी में जो भी पैसा लगाया है उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड। फिर जो पैसा बचा वो अपने पास रखूंगी जिसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आप अपने पास ही रख रहे हो ताकि फ्यूचर में कहीं पर भी इन्वेस्ट करना हो तो आपके पास ये पैसा अवेलेबल रहे। तो इसे आप तीनों को ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट निकलेगा। लास्ट जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है वो है मिक्स्ड इनकम। और मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है यही चारों चीजें, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट और वेजेस एंड सैलरीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनपुट। तो अगर कैपिटल मैंने किसी और से उधार पे नहीं लिया, पैसा नहीं लिया किसी से, खुद का ही पैसा लगाया है, तो अब मुझे किसी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उस पैसों की इंटरेस्ट वैल्यू तो थी तो वो भी इसमें इंक्लूड करूंगी। अपनी खुद की जमीन पे काम कर रही हूँ तो उसकी रेंटल वैल्यू, अपना खुद का दिमाग लगाया है तो प्रॉफिट मेरे, और अगर मैंने खुद ही सारी मेहनत की है, कोई लेबर हायर नहीं किया, तो उसकी सैलरीज एंड वेजेस। ये चारों चीजें जो हो जाएंगी ये मिक्स्ड इनकम हो जाएगी। तो अगर आपने खुद का ही कुछ सामान यूज किया है तो उस पर जो फैक्टर इनकम होनी चाहिए थी उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। उसे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इससे अगर आप ऐड करेंगे चारों चीजों को तो मिक्स्ड इनकम निकलेगी। तो खुद का कैपिटल, खुद का एंटरप्रेन्योर, खुद का जमीन, खुद का लेबर लगाया तो उस पर आपको इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट और वेजेस एंड सैलरीज मिलनी चाहिए थी, उसे आप ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीजों को आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी एट एफसी। तीन चीजें क्या थी, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन निकाला जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाला जाता है इंटरेस्ट, आपका रेंट और प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर गिवन नहीं है तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिविडेंड। फिर देन आता है मिक्स्ड इनकम। ये तो नॉर्मली आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा और नहीं रहेगा तो जीरो मानेंगे। ऐसा अलग से इसमें कुछ वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं, बहुत रेयरली कई बार इम्प्यूटेड वर्ड यूज किया जाता है। ये इम्प्यूटेड रेंट तो मतलब खुद का लगाया हुआ, मतलब खुद की जमीन की वैल्यू इम्प्यूटेड रेंट होती है। इम्प्यूटेड प्रॉफिट मतलब किसी और को नहीं दे रहे हो, खुद का है, तो इम्प्यूटेड या फिर मिक्स्ड इनकम वर्ड यूज किया जाएगा, दैट इज योर इनकम। ओके, नाउ अगेन इसके भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं और पहला प्रिकॉशन होता है इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम्स ऐड होती है, ट्रांसफर इनकम्स नहीं। और फैक्टर और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस था, अगेन हम ये थर्ड चैप्टर में कवर कर चुके हैं, बट जस्ट इन शॉर्ट, फैक्टर इनकम्स वो होती है जो मेहनत करने के बदले मिलती है। तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट या फिर लेबर वेजेस, ये सारी क्या हो जाती है, फैक्टर इनकम्स जिसके बदले आपने कुछ दिया हो। जबकि ट्रांसफर इनकम वन वे ट्रांजैक्शन होता है जिसके बदले आपने कुछ नहीं दिया। तो जैसे सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है, जस्ट बिकॉज आप बूढ़े हो गए हो, अब आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो सरकार उसका आपको पेंशन देती है, लेकिन इसके बदले आपने कोई मेहनत नहीं की, इसके बदले आपने कुछ भी नहीं दिया, तो ये फ्री की इनकम है, बिना कमाई हुई इनकम है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो सरकार को जब लगता है कि वो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बदले वो आपको क्या देते हैं, कुछ अलाउंस देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कोई रोजगार नहीं दे पाए, तो आपकी बेरोजगारी की वजह से आपकी हेल्प करने के लिए सरकार कुछ पैसा आपके अकाउंट में डलवाती है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब इसके बदले भी आपने कुछ काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर इनकम। फिर स्कॉलरशिप्स, पॉकेट मनी, ये सब फ्री की इनकम्स है, इसके बदले आप किसी को कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो ये इनकम्स इसमें इंक्लूड नहीं होती है। दूसरा, अगर आपने कोई इनकम अर्न की है इनलीगल एक्टिविटीज से, जैसे कि बैंक रोबरी कर लिया आपने, कोई डाका डाल दिया, कोई चोरी कर दी, तो इससे भी कमाया हुआ पैसा इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आपने किसी का पॉकेट मार लिया और आपने 500 रुपए कमाए तो ये 500 रुपए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। बहुत ऑब्वियस सा रीजन है, बिकॉज चोरी किया हुआ पैसा आप सरकार को बताते नहीं हो। क्या आप लिखते हो क्या कि मैंने चोरी में इतना पैसा कमाया, तो ये जो इनकम है वो डिक्लेयर होती ही नहीं है, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। और अगर आपकी चोरी पकड़ी गई तो वो पैसा आपके पास रहेगा नहीं, आपसे लेकर जो दोबारा उस इंसान को वापस कर दिया जाएगा, तो अगेन आपके पास पैसा रहेगा नहीं। तो चोरी नहीं पकड़ी गई तो आप कभी डिक्लेयर नहीं करोगे, पकड़ी गई तो इनकम रहेगी नहीं, वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, तो ये जो इनकम्स है वो कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तीसरा है विंडफॉल गेन्स। अगर आपने कोई लॉटरी में पैसे लगाए हैं और आपको कुछ इनकम हो गई उसमें, तो 1 लाख रुपए की लॉटरी आपने खरीदी थी और वो लग गई, तो अब इससे जो भी पैसा आया है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि सीधी सी बात है, इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपका लक था, आपने पैसा लगाया और आपको उस पर मिल गया,
तो इसके लिए बदले कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये इनकम्स भी इंक्लूड नहीं होती है। सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर जो पैसा कमाया है वो इंक्लूड नहीं होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये अभी इस साल का प्रोडक्शन है ही नहीं, ये तो पहले कभी हुआ था, और उस जब हुआ था, जब बिका था पहली बार, तब ऑलरेडी इसकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी थी। तो सेकेंड हैंड आइटम्स की इनकम भी इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन उसको बिकवाने के लिए कोई कमीशन अगर आपने दी है तो उस कमीशन की वैल्यू इंक्लूड होगी। अगर आपने कोई शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो पहली बात तो शेयर या बॉन्ड्स जो आपने खरीदे हैं उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन अगर आपने किसी ब्रोकर को उसका कमीशन दिया है, तो वो ब्रोकरेज दी है, तो वो इंक्लूड होगी। तो जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे, और ये शेयर्स मैंने ब्रोकर के थ्रू खरीदे हैं, जिसे मैंने 1,000 रुपए का पेमेंट दिया था, तो ये 1,000 रुपए क्योंकि उसका कमीशन है ये इंक्लूड होगा। ये 10,000 का शेयर या कोई बॉन्ड खरीदा गया है ये इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज शेयर या बॉन्ड सिर्फ एक पेपर क्लेम्स है, इससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो पहले किसी कंपनी का मालिकाना हक, ओनरशिप राइट्स किसी और के पास थे, और उसने मुझे अपनी कंपनी का 10%, 5%, 1% जो शेयर थे वो बेच दिए, तो मैं उसकी 1% शेयर होल्डर हो गई हूँ। बस जो ओनरशिप राइट्स है वो बदली है, इसके बदले मुझे मिला क्या? सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर जिसमें सिग्नेचर करके दिया गया है कि आपके इस कंपनी के में इतने शेयर्स हैं। तो इससे कुछ वाकई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स हैं, तो ये चीजें आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। देन सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने जो सामान बनाया है वो इंक्लूड होता है। अपनी खुद की जमीन का जो रेंट है, इम्प्यूटेड रेंट, वो इंक्लूड होता है। इनकम टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो अभी आप देखेंगे कि टैक्स तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो इंक्लूड होता है, तो वो टैक्स था कॉर्पोरेट टैक्स, जो प्रॉफिट निकालने के लिए हम कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करते हैं ना, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स आपकी कंपनी का टैक्स होता है जो कि प्रोडक्शन पे लगता है, तो ये तो आप इंक्लूड होगा। लेकिन इनकम टैक्स आपके पर्सन का होता है, और ये इसलिए भी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इनकम टैक्स पे कौन करता है? एम्प्लॉइज। आपने उनको इनकम दी, मान लो मैंने किसी एम्प्लॉय को इनकम दी फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए, तो इस 50,000 पे उसने टैक्स पे किया मान लो 500 रुपए। ओके, तो ऑब्वियसली 50,000 में इस 500 का टैक्स इंक्लूडेड था ना, तो मैंने 50,000 अगर किसी को दिए एम्प्लॉय को, उसने 500 रुपए टैक्स पे कर दिए, तो उसकी अब इनकम कितनी हो गई? 49,500। तो मतलब 50,000 में ऑलरेडी वो टैक्स का वैल्यू इंक्लूड था, तो अब इसको अलग से हम ऐड नहीं करेंगे। अगर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है तो इसको ऐड करेंगे आप क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट अपने आप से ही दिया हुआ है तो इन तीनों चीजों को आप फिर अलग से ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो इसको ऐड करके आप क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो इन तीनों चीजों को आप अलग से सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे ही अगर वेजेस, सैलरीज इन कैश, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर रिटायरमेंट पेंशन अगर ये दिया हुआ है तो इसको ऐड करके आप निकालेंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग से दिया हुआ है तो इन सारी चीजों को दोबारा ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या है? इनका पार्ट है। तो पूरी वैल्यू नहीं दी है तो पार्ट्स को ऐड करके आप वैल्यू निकालेंगे, पर आपको पूरी वैल्यू ही दी हुई है तो छोटे छोटे पार्ट्स को आप इग्नोर कर देंगे। जैसे कंपनसेशन अगर दिया है तो मैं रिटायरमेंट पेंशन अलग से ऐड नहीं करूंगी। इसके अलावा मैं जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेजेस इन कैश, इन काइंड्स, ये अलग से ऐड नहीं करूंगी। दैट्स इट, ये इसके प्रिकॉशंस थे। आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा। और एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकलता है? जब हम सारे फाइनल खर्चों को ऐड करते हैं तो उससे जो नेशनल इनकम निकलती है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, और इससे हमें निकलता मिलता क्या है लास्ट में? जीडीपी एट एमपी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी लोग खर्चा करते हैं उनका जो भी खर्चा है उसको आप ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर। खर्चा कौन कौन करता है? एक तो प्राइवेट इंडिविजुअल, तो आपने अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। प्राइवेट का मतलब क्या? वो सारा खर्चा जो मैंने अपने ऊपर किया है, अपनी फैमिली पे किया है, हाउस होल्ड के लिए किया है, उन खर्चों को हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन कौन करता है? इंडिविजुअल। तो मैंने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा अपने लिए, कुछ कपड़े खरीदे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ये खर्चा किस में आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा हाउस होल्ड वही हो गया, या तो खुद के लिए या पूरे परिवार के लिए। तीसरा, अगर एनजीओ या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सामान खरीदते हैं चैरिटी वगैरह करने के लिए, डोनेशन करने के लिए, तो वो खर्चा भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है।
अब ये ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल सारे हो सकते हैं। ऑलरेडी हमें सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होते हैं। ड्यूरेबल मतलब जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, जो काफी सालों तक चलता है। सेमी ड्यूरेबल मतलब अप्रोक्सीमेटली जो 1 साल तक चलेगा, जैसे कपड़े। और नॉन ड्यूरेबल जो एक बार यूज किया और खत्म हो गया, जैसे खाने पीने की चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एक बार यूज किया, एक बार खाया और खत्म हो गया। तो ये कुछ भी चाहे वो टीवी, एसी, फ्रिज खरीदे, या फिर वो कोई कपड़े खरीदे, या खाने पीने की चीजें खरीदे, सब मिलाकर क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो खर्चा करता है वो होती है फर्म्स। तो जो दुकानदार है वो जो सामान खरीदते हैं उस पर भी तो खर्चा होता है, वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक सेकेंड। नाउ अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे होता है, तो ये वो सारे उन गुड्स पर खर्चा होता है जिसको यूज करके हम और फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो मुझे शर्ट बनानी थी, उसके लिए मैंने फैब्रिक खरीदा। तो फैब्रिक अगर 500 रुपए का आया था, तो ये 500 रुपए मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा एक्सपेंडिचर मेथड में। ये कौन से गुड्स हैं, ऐसा गुड जिसे मैं फर्दर यूज करके और प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो फैब्रिक पे प्रोडक्शन करके शर्ट बना सकती हूँ। वैसे अगर मैंने फैब्रिक बनाने की मशीन खरीदी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके। तो इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आते हैं। या तो ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आपने फिक्स्ड एसेट को खरीदने के पे लगाया है, या तो इन्वेंट्री। तो अगर इन्वेस्टमेंट बोला जाए तो दो तरीके से हो सकता है। तो मान लो अगर मेरी फैक्ट्री है, तो मैं इस पे दो तरीके का खर्चा करूंगी, या तो रॉ मटेरियल्स पे करूंगी, या तो मशीन पे खरीदूंगी करूंगी। तो अगर शर्ट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मुझे फैब्रिक भी चाहिए, मुझे मशीन भी चाहिए। फैब्रिक पे जो किया वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मशीन पे जो किया वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर मेरी जूस की शॉप है, तो मैं एक जूसर भी खरीदूंगी और फिर फ्रूट्स भी खरीदूंगी। तो फ्रूट्स क्या हो जाएंगे मेरे लिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जबकि जूसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट इसमें होती है और दोनों को ऐड करना होता है। तीसरा खर्चा किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ने अगर कुछ खर्चा किया है डिफेंस पर्सनल के लिए, डिफेंस पर्सनल मतलब हमारे जो सोल्जर्स वगैरह हैं, सोल्जर्स जो है हमारे, उनके लिए अगर उन्होंने खर्चा किया है, उनके कपड़ों के लिए, उनके खाने पीने की चीजों के लिए, रहने के लिए, तो ये सारे खर्चे भी किसमें आते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो मैंने जो सामान बेचा माइनस जो सामान खरीदा, उस पर जो खर्चा हुआ था वो क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स ने जो खर्चा किया है मेरे बनाए हुए गुड्स पर, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन अगर मैंने खर्चा किया है फॉरेनर्स की गुड्स पर, तो वो माइनस हो जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारा फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों था, प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके। क्या मिलेगा इससे, जीडीपी एट एमपी। ये ऑलरेडी हमने कर लिया था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों आते हैं, फिक्स्ड भी और इन्वेंट्री भी। और फिक्स्ड यहाँ पर फर्म्स तो करती ही है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पे तो खरीद करेंगी ही। एक से तो ये प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पे तो खर्चा होता ही है। इसके अलावा हाउस होल्ड भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है। तो हाउस होल्ड कैसे फिक्स करेगा, जैसे मान लो मैंने कुछ खर्चा किया है, मान लो मैंने खर्चा किया 10 लाख रुपए का एक घर बनवाने के लिए। तो वो घर बनवाने पे जो मेरा खर्चा था, ये किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट कौन सी हो जाएगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वैसे ही ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है। तो गवर्नमेंट अगर रोड, डैम, ब्रिजेस ये सब बनवाती है, तो उसका भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और ये गवर्नमेंट का है। तो इन्वेस्टमेंट में एक तो फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों आता है। और फिक्स्ड मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड ने किया हुआ, फर्म्स ने किया हुआ, गवर्नमेंट ने किया हुआ। इसके अलावा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो कि रॉ मटेरियल्स पे पैसा लगता है, ये कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये चेंज इन स्टॉक ही है बेसिकली। ओके। तो अगर आपसे अभी पूछूं कि कैसे निकलेगा, तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरली इसमें कोई भी गेम नहीं खेलता, डायरेक्टली आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डायरेक्टली मेंशन होता है। वैसे ही गवर्नमेंट का भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेट एक्सपोर्ट भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अलग अलग करके देगा। तो एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट को हटाओगे, डायरेक्टली आएगा।
प्रॉब्लम किस में करता है क्वेश्चन, वो है इन्वेस्टमेंट। तो कई बार वो इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्टली नहीं देता, आपको अलग अलग देता है। या तो वो दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी देखा था, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, और ये सिर्फ कौन सा है, फिक्स्ड वाला है। अब अगर उसने सिर्फ फिक्स्ड दिया है तो अलग से आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पर इतना करता है कि इन्वेस्टमेंट मोस्टली वो अलग से नहीं देता, ये आपको निकालनी पड़ती है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अलग देगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक अलग से देगा। ये दोनों को आप ऐड करोगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकलेगा। चारों को जैसे ही ऐड किया तो लास्ट में आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनल वाला, मतलब प्राइवेट वाला, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, लास्ट है हमारा कि एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस क्या होते हैं। तो अगेन इसमें सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट नहीं। तो अगर मान लो वही व्हीट और फिर फ्लोर फिर आपका ब्रेड और फिर केक वाला एग्जांपल लें, तो सिर्फ केक पर लगा हुआ खर्चा ही इंक्लूड होगा, इंटरमीडिएट पे लगा हुआ खर्चा इंक्लूड नहीं होता। सेकेंड हैंड आइटम्स पे जो आपने खर्चा किया है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। आपने शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं तो उस पर जो खर्चा किया है वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन दोनों के लिए जो आपने कमीशन दी है वो कमीशन आपकी इंक्लूड होती है। इसके अलावा कोई ट्रांसफर पेमेंट आपने करी है, जैसे कि अगेन वही ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें क्या है, फैक्टर इनकम्स नहीं है या फैक्टर पेमेंट नहीं है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स है, ये इंक्लूड नहीं होती है। और इम्प्यूटेड वैल्यूज होती है वो इंक्लूड होंगी। इम्प्यूटेड मतलब खुद की लगाई हुई चीजों की वैल्यू इंक्लूड होती है। ओके, तो आप ये जैसे ही ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी, और जिसको आप फिर कन्वर्ट कर दोगे अदर जो भी एग्रीगेट आपको निकालने के लिए बोला गया है उस। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की, जिसमें हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे कि एग्जैक्टली आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें पता होना जरूरी है, एक तो फॉर्मूलाज प्लस कन्वर्जन। तो फॉर्मूलाज आज हमने सारे कवर किए। तीन मेथड्स होते हैं और तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हमने किए थे, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कन्वर्जन हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जहां पे हमने देखा था कि जीडीपी को एनएनपी में, एनडीपी में, जीएनपी में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक कन्वर्जन और फॉर्मूलाज ये आप पहले याद कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या हमसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है या पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवन अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।